जावेद अख्तर साहब। शुक्रिया चेयरमैन साहब। अच्छा वक्त, बुरा वक्त, कैसा भी वक्त हो गुजर जाता है। तो ये 6 साल भी गुजर गए और ऐसे गुजरे कि लगा कि मैंने 6 बार आंखें झपकाई हैं, इतनी तेज़ी से निकल गए। लेकिन इस तेज़ी में भी जो कुछ देखने को मुझे मिला वो मैं ज़िंदगी भर अपने दिल में, अपने जहन में संभाल के रखूँगा। वो बड़ी कीमती चीज़ है। मैंने यहाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस श्री अरुण जेटली की स्कॉलरली स्पीचेस सुनी। मैंने यहाँ चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल साहब का इनके साथ डिबेट सुनी। मैंने यहाँ भिंद्रा करात और सीताराम येचूरी की पैशनेट और लॉजिकल तकरीरें सुनी। मैंने यहाँ श्री रविशंकर प्रसाद के विट को देखा। यहाँ राम गोपाल यादव साहब जो सख्त से सख्त बात नर्म से नर्म लहजे में कह सकते हैं, उनकी बातें सुनी। और भी सुनता, लेकिन मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मजाज उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत मशहूर था। तो कश्मीर गए तो पहली बार किसी मुशायरे में, तो वहाँ किसी ने पूछा कि मजाज साहब आप पहली बार आए, यहाँ के कुदरती नज़ारे देखे आपने, कैसे लगे? कल भाई बहुत अच्छे लगे, और ये बीच में पहाड़ वहाड़ आ गए वरना और भी दिखाई देते। तो यही कह सकता हूँ कि बीच में बहुत सारे एडजॉर्नमेंट आ गए थे, वरना और भी तकरीरें सुन लेता। लेकिन खैर जितना सुना वो भी काफ़ी था। अब क्या फ़ायदा, मैं तो आपकी तारीफ कर चुका। जब ना रहे तो बेहतर जी। यहाँ जब मैं आया था तो एक ख़ास मकसद, एक ख़ास लक्ष्य लेके आया था। कुछ राइटर्स की, कंपोज़र्स के प्रॉब्लम थे इस मुल्क में कॉपीराइट के, और वही दुख लेके मैं आया था। मैं सोनिया जी से मिला अपने साथियों के साथ। उन्होंने हमें मनमोहन सिंह जी के पास भेजा। उन्होंने भी सुना तो उन पे भी उतना ही असर हुआ जितना सोनिया जी पे हुआ था। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देखिए हम आपका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन आप अपोजिशन से, ख़ासतौर से बीजेपी से बात कर लीजिए, उनके बगैर आपका काम नहीं हो पाए। तो हम अरुण जेटली साहब के पास गए और मुझे थोड़ी हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि बहुत हद तक तो हमारा प्रॉब्लम जानते ही थे, लेकिन थोड़ी डिटेल हमने और दी। और जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया, उस दिन मुझे मालूम हुआ कि ये काम हो जाएगा। लेकिन ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी मनमोहन जी की, कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन से कर लीजिए, उनके बगैर नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सरकारें तो उन मुल्कों में भी होती हैं जहाँ डिक्टेटरशिप है, सरकारें तो वहाँ भी होती हैं जहाँ शेखडम से और बादशाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में और इन हुकूमतों में फ़र्क क्या है? वहाँ सिर्फ सरकार होती है, यहाँ सरकार और अपोजिशन दोनों होते हैं। और सही किसी ने कहा है कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, कि खुशबू और रंग से मिल के चमन में बात बनती है। चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। देखिए क्या है कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं और हम शिकायतें तो करते रहते हैं हुकूमतों से भी और देश से भी और समाज से भी, लेकिन जो हमारे पास है उसका शुक्रिया हम अदा नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, और जितना उसका एहसान मानना चाहिए उतना हम मानते नहीं। और वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ज़रा नज़र उठा के देखिए, यहाँ से चलेंगे तो दूसरी डेमोक्रेसी आपको मेडिटेरियन कोस्ट पे मिलती है। वो क्या बात है, वो क्या ताकत है हमारी जो हमें यहाँ मिलती है। और ये संविधान हमें डेमोक्रेसी देता, लेकिन डेमोक्रेसी, ये याद रखिए, बगैर सेकुलरिज्म के नहीं हो सकती। ये वो मुल्क हैं जिनमें सेकुलरिज्म नहीं, और इसीलिए डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा
जिस बारे में लोगों की राय होगी, जिस तरफ अक्सरियत होगी, जिस तरफ मेजॉरिटी होगी, वो बात मानी जाएगी, जिस तरफ माइनॉरिटी होगी वो बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी ये मान के चलती है कि ये मेजॉरिटी और ये माइनॉरिटी परमानेंट नहीं है, यह हर इशू पे बदलेगी। अगर कोई ऐसी परिभाषा बना दी जाए, अगर कोई ऐसी डेफिनेशन बना दी जाए मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की जो परमानेंट है, तो फिर डेमोक्रेसी तो उसी दिन खत्म हो गई। हम अगर सेकुलरिज्म की बात करें, हम अगर सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश करें, तो किसी एक वर्ग या दूसरे वर्ग पे कोई एहसान नहीं कर रहे। हमको सेकुलरिज्म इसलिए बचाना होगा कि इसके बगैर डेमोक्रेसी ही नहीं बच सकती। लेकिन मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि हमारे देश में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारे बहुत से अचीवमेंट। हम जब आज़ाद हुए तो शायद सुई बनाने के काबिल नहीं थे, आज हम एक इंडस्ट्रियल कंट्री हैं, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं हमारे। शायद इससे भी ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन जितने हुए वो भी बहुत थे। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हमने अपनी ज़मीन की धरती में जनतंत्र को उतार दिया। उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उखड़ नहीं सकती है, ये मुमकिन नहीं। ये बहुत बड़ा तोहफा है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। और एक तरफ ये डेमोक्रेसी, एक तरफ ये कमाल का संविधान, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी आबादी जिसमें 50% लोग जो है वो 27 साल की उम्र से नीचे, जहां 35 करोड़ लोग यंग हैं, 10 साल और 25 साल के बीच में। ये एक यंग मुल्क है, इतनी एनर्जी है इसके पास अच्छा कानून है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास इल्म है, टैलेंट है, कैलिबर है। मैं ऐसा मानता हूं, इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, इसलिए कि ये सच बात है कि एवरेज हिंदुस्तानी का आईक्यू बहुत अच्छा होता है। वो पढ़ा लिखा ना हो, वो गांव में रहता हो, वो जबान टूटी फूटी बोलता हो, लेकिन उसके अक्ल है, वो नादान नहीं। हर चीज हमारे फेवर में। तो फिर क्या वजह है कि आज दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे मुल्क में? क्या वजह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हमारे मुल्क में? क्या वजह है कि दुनिया का हर 5वां बच्चा जो 5 बरस की उम्र से पहले मरता है वो हिंदुस्तानी होता है? क्या वजह है कि हर साल एक कैलेंडर ईयर में 50,000 औरतें माइनर प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर जाती हैं? हमें ये सोचना होगा। ये शक्ति, ये कानून, ये सिस्टम सब हमारे पास हैं, तो हम तरक्की, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो कौन सा, किसका डेवलपमेंट, किसके लिए और किसकी कीमत? डेवलपमेंट जीडीपी नहीं है, डेवलपमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सवाल ये है, जीडीपी तो मैं आपको बताऊं, एक मुल्क है दुनिया में ब्राजील, जहां दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट प्लेन्स की फ्लीट है और उनकी 1/3 आबादी पावर्टी लाइन के नीचे है। ये हमें अपने देश में नहीं देखना। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि कोई भी पार्टी हो, वो तो चाहती तो यही है कि इस देश का भला हो। और अगर हम जरा सा उठ जाए, मैं देखता हूं कि जहां ये समस्याएं, बेरोजगारी की, हॉस्पिटल की, दवा की, स्कूल की, कॉलेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां हम अपनी एनर्जी किन चीजों में लगा रहे हैं? वो क्यों वेस्ट हो रही है? आए दिन कुछ ऐसी बात सुनने को आती है जो न सुनते तो अच्छा था। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर, उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए
कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि कौन लोग हैं? मैं इस बात को और इनके इस ख्याल को जितने सख्त वर्ड मुमकिन है जो एक्सपंज न हो उनमें कंडेम करता हूं। और मैं इतनी ही सख्ती से एक और नारे को भी कंडेम करता हूं जो अक्सर हिंदुस्तान के शहरों में बोला जाता है, मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं उसे भी कंडेम करता हूं। अब हम रुक नहीं सकते, वक्त रुकता नहीं, या तो हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। हमें फैसला करना है। हम इस दोराहे पे जिन मुल्कों में, जिन समाजों में अक्लमंद वो है जो तजुर्बे से सीखे, लेकिन उससे ज्यादा अक्लमंद वो है जो दूसरे के तजुर्बे से सीखे। देख लीजिए जिन मुल्कों में धर्म का बड़ा बोलाबाला है, जिन मुल्कों में ये यकीन है कि गुजरा हुआ ज़माना बड़ा अच्छा था, जिन मुल्कों में ये ख्याल है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या, सर फिरा दे इंसान का ऐसे खब्त मजहब क्या। जिन मुल्कों में ये खब्त, वो कहाँ गए? जहाँ बात पर जबान कटती है, जहाँ आप एक लफ्ज़ बोल दें जो धर्म के खिलाफ हो, मजहब के खिलाफ हो, तो फांसी दे दी जाती है। वो मुल्क हमारी मिसाल बनने चाहिए, या वो कि जहाँ हर तरह की आज़ादी, जहाँ लास्ट टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट भी बन सकता है। कौन से मुल्क सही है? कहाँ इंसान आराम से है, कहाँ गंदगी देता है? ये दो रहा है। आजकल जिसे हम फ्रिंज कहते हैं, वो फ्रिंज दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं शायद मेरे कुछ दोस्त मुझसे नाराज़ भी हों इस बात, लेकिन ये मैं दिल से समझता हूँ कि इस सरकार में बड़े काबिल लोग भी मौजूद हैं और जो बहुत अच्छा काम करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सो कॉल्ड फ्रिंज, जो कि न सिर्फ मामूली लीडर्स हैं बल्कि एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं और कभी कभी मिनिस्टर भी हैं, वो इनको काबू में ले। इसलिए जावेद साहब जी, मजबूरन मेरी नजर घड़ी पे है। मैं भी मानता हूं सर, वक्त अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि ऑपोजिशन हो कि सरकार, ऑपोजिशन का भी रोल है, इसलिए कि ये जो नौजवान हैं ये हमेशा नौजवान नहीं रहेंगे। जापान ये एडवांटेज खो चुका है, चीन ये एडवांटेज खो रहा है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल हैं जब आपके पास ये एनर्जी है। आप एक प्लेटो पे पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ बहुत दोनों चलेंगे, 100-150 साल बाद फिर ये हालात आएंगे। तो अपोजिशन को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी कि यहाँ काम, ये एडजॉर्नमेंट जो है हमें आगे नहीं ले जाएंगे और ये पोलराइजेशन भी हमें आगे नहीं ले जाएगा। एक ऐसा हिंदुस्तान बने, और बन सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कि जहाँ हर सर पे छत हो, जहाँ स्तन पे कपड़ा हो, जहाँ पेट में रोटी हो, जहाँ हर एक के पास दवा हो, इलाज हो, स्कूल, सड़कें हो, बिजली हो, पुल हो सकता है। जरा सा बस अगले इलेक्शन की परवाह बंद कर दे आदमी और सब कुछ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।